नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प दौर में जा रहे हैं, 14वीं सदी का इंग्लैंड, और जाहिर है जेफरी चौसर की दुनिया में। हाँ, चौसर, जिन्हें अक्सर अंग्रेजी साहित्य का जनक भी कहते हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो सामग्री है वो हमें उनके जमाने, उनकी जिंदगी और सबसे जरूरी उनकी महान रचना द कैंटरबरी टेल्स के बारे में काफी कुछ बताती है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे चौसर ने अपनी कविताओं से उस वक्त के समाज को दिखाया, कैसे आम लोग, उनकी असलियत, उनकी कहानियों में आई। हाँ, और ये देखना भी दिलचस्प है कि उन्होंने लिखा किस भाषा में। मतलब वो मध्यकालीन अंग्रेजी थी, मिडिल इंग्लिश। हाँ, जो आज की अंग्रेजी से थोड़ी अलग है। काफी अलग। उसमें लैटिन, फ्रेंच शब्द भी थे। लेकिन कमाल की बात यह है कि भाषा भले ही पुरानी लगे, उनकी कहानी कहने का अंदाज वो आज भी उतना ही ताजा लगता है। सही कहा। अच्छा, चौसर के बारे में थोड़ा बताएं, उनका जीवन कैसा था? लगभग 1343 से 1400 तक, है ना? हाँ, करीब करीब। वो असल में एक वाइन मर्चेंट, मतलब शराब के व्यापारी के बेटे थे। लेकिन उनका उठना बैठना शाही दरबार में था, कई सरकारी पदों पर भी रहे। और ये वो दौर था जब इंग्लैंड काफी उथल-पुथल से गुजर रहा था। फ्रांस के साथ युद्ध चल रहा था। हाँ, 100 साल वाला युद्ध। क्रेसी और पोइट्रियस जैसे जीते मिली शुरू में, पर बाद में मुश्किलें भी आईं। लेकिन युद्ध से भी ज्यादा भयानक चीज थी 1348 की ब्लैक डेथ, प्लेग। उफ, प्लेग, जिसने कहते हैं लगभग आधी आबादी खत्म कर दी थी। हाँ बिल्कुल। सोचिए जरा, समाज पर क्या असर पड़ा होगा। मजदूरों की भारी कमी हो गई। और फिर मजदूरों ने ज्यादा पैसे मांगे होंगे। जाहिर है। लेकिन सरकार ने इसे रोकने के लिए 1349 में स्टैट्यूट ऑफ लेबरर्स कानून बनाया, मजदूरी फिक्स करने की कोशिश। जिससे लोगों में गुस्सा बढ़ा होगा। और शायद इसीलिए 1381 का वो किसान विद्रोह हुआ, पेजेंट्स रिवोल्ट। सही, ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। तो जब हम चौसर के किरदारों को देखते हैं, जैसे उनका वो आदर्श किसान, प्लाउमैन, तो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि असलियत शायद इतनी आदर्श नहीं थी। काफी तनाव था समाज में। ये तो है। और दूसरी तरफ, क्या ये सच है कि समाज में दिखावा भी बढ़ रहा था, कपड़ों और खाने पर फिजूल खर्ची? हाँ, ये भी एक पहलू था। इतनी फिजूल खर्ची थी कि संसद को नियम बनाने पड़े कि कौन क्या पहन सकता है, क्या खा सकता है। कमाल है। और हाँ, शिक्षा में भी बदलाव आ रहे थे, नए कॉलेज खुल रहे थे, वकीलों के लिए इंस ऑफ कोर्ट बने। शायद चौसर ने भी वहां कुछ समय बिताया था। तो ये सब चीजें मिलकर उस जमाने का माहौल बनाती हैं जिसमें चौसर लिख रहे थे। और इसी माहौल में आई द कैंटरबरी टेल्स, करीब 1387 के आसपास शुरू हुई, है ना? हाँ, और जैसा आपने पहले कहा, ये अधूरी है। प्लान तो शायद 120 कहानियों का था, पर मिली हमें 24 ही। लेकिन इन 24 में ही उन्होंने कमाल कर दिया। इसका जो ढांचा है वही अनोखा है। व्यापारी, डॉक्टर, किसान। हाँ, नन, पादरी, बस शायद एकदम ऊंचे तबके के अमीर या एकदम निचले तबके के गरीब नहीं थे, लेकिन बीच का जो समाज था उसका अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन था। और कहानियों का अंदाज, वो पहले की वीर गाथाओं या सिर्फ धार्मिक उपदेशों जैसा नहीं था। नहीं, यही तो चौसर का नयापन है। यथार्थवाद, रियलिज्म और हास्य। उन्होंने आम इंसानों की बातें की, उनके स्वभाव, उनकी कमजोरियां, समाज की बुराइयां, जैसे चर्च में जो भ्रष्टाचार था। उस जमाने में ये लिखना काफी हिम्मत का काम रहा होगा। हाँ बिल्कुल। और जनरल प्रोलॉग में ये साफ दिखता है, जहां वो सारे तीर्थयात्रियों का परिचय कराते हैं। इसमें वो खुद को भी एक किरदार की तरह दिखाते हैं, एक भोले भाले यात्री जैसा। हाँ, वो कहते हैं कि मैं तो बस वही लिख रहा हूँ जो देख सुन रहा हूँ, भोलापन दिखाते हैं। लेकिन असल में कवि चौसर उसी भोलेपन के पीछे से बहुत तीखा व्यंग्य कर रहे होते हैं, समाज पर, लोगों पर। और किरदारों की विविधता, कोई दो एक जैसे नहीं लगते। सही कहा। एक तरफ आदर्श नाइट है तो उसका फैशनेबल बेटा स्क्वायर भी है, एक तरफ बनावटी नन प्रायोरेस है तो दूसरी तरफ भ्रष्ट फ्रायर और माफी बेचने वाला पार्टनर। लेकिन अच्छे किरदार भी हैं, जैसे वो पार्सन और प्लाउमैन। हाँ, आदर्श पादरी और उसका मेहनती किसान भाई, तो वो संतुलन भी रखते हैं। उनकी नजर बहुत बारीक थी, छोटी छोटी डिटेल से वो किरदार का असली रंग दिखा देते थे। जैसे कोई उदाहरण? जैसे डॉक्टर के बारे में बताते हैं कि उसे सोने से कितना प्यार है, या वाइफ ऑफ बाथ जो अपने 5 पतियों के बारे में बड़े बेबाक तरीके से बात करती है। ये छोटी बातें किरदारों को जिंदा कर देती हैं। और सबसे यादगार किरदारों में से एक तो वो पार्टनर है ना, उसकी कहानी और उसका प्रोलॉग। ओह हाँ, द पार्टनर्स प्रोलॉग एंड टेल।
वो तो पाखंड का चरम है। वो खुद बताता है कि कैसे वो नकली चीजें बेचकर झूठे उपदेश देकर लोगों को ठगता है। बिल्कुल, वो खुलेआम स्वीकार करता है कि मैं लालची हूं और मेरा उपदेश देने का मकसद सिर्फ पैसा कमाना है। और मजे की बात यह है कि उसका उपदेश होता है लालच के खिलाफ। उसका मोटो है, लालच ही सारी बुराइयों की जड़ है। कितना विरोधाभासी। और उसकी कहानी भी इसी विषय पर है। हाँ, 3 शराबियों की कहानी। वो मौत को मारने निकलते हैं, उन्हें सोने का खजाना मिलता है और वो लालच में आकर एक दूसरे को मार डालते हैं। कहानी तो नैतिक है, पर सुनाने वाला खुद अनैतिक है। चर्च के भ्रष्टाचार पर जबरदस्त कटाक्ष है ये। और कहानी सुनाने के बाद भी वो बाज नहीं आता, तीर्थयात्रियों को ही अपने नकली अवशेष बेचने लगता है। हाँ, और फिर सराय के मालिक से उसका झगड़ा हो जाता है। ये दिखाता है कि चौसर सिर्फ मनोरंजन नहीं कर रहे थे, वो समाज की दुखती रग पर हाथ रख रहे थे। तो कुल मिलाकर द कैंटरबरी टेल्स सिर्फ कहानियों का संग्रह नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 14वीं सदी के इंग्लैंड का एक जीता जागता दस्तावेज है। समाज का आईना, चौसर की भाषा, उनका ह्यूमर, इंसान के स्वभाव की उनकी समझ, ये सब मिलकर इसे कालजयी बनाते हैं। तो अगर हम सोचें कि इस सब का मतलब क्या है आज हमारे लिए, तो शायद यही कि इंसान का स्वभाव, समाज की अच्छाई बुराई, पाखंड, आदर्श, ये चीजें ज्यादा बदली नहीं है। हाँ, लगता तो यही है। चौसर हमें दिखाते हैं कि नमस्कार। आज हम सीधे गोता लगा रहे हैं 16वीं सदी के इंग्लैंड में। मिलने वाले हैं एक ऐसे शख्स से जिसने अंग्रेजी प्रेम कविता की पूरी दिशा ही बदल दी। सर फिलिप सिडनी और उनका मशहूर सोनेट संग्रह एस्ट्रोफेल एंड स्टेला। हाँ, तो जो जानकारी मिली है हमें वो सिडनी की जिंदगी, उनके वक्त मतलब रेनेसां और रेफॉर्मेशन और खासतौर पर एस्ट्रोफेल एंड स्टेला के पहले सोनेट पर है। तो आज कोशिश ये है कि इस पहले सोनेट को थोड़ा कुरे दें, समझें कि ये सिडनी की कला और उनके जमाने के बारे में क्या बताता है। जी हाँ, और ये देखिए सिर्फ एक प्रेम कविता नहीं है, ये उस कश्मकश की कहानी भी है जो कोई भी लिखने वाला महसूस करता है। मतलब सच्ची भावना को शब्दों में ढालना, प्रेरणा कहाँ से लाएं, और हाँ, ये हमें उस दौर की जो साहित्यिक और क्या कहते हैं सामाजिक हलचल थी उसकी भी एक तस्वीर देता है। बिल्कुल। तो बात शुरू करते हैं सिडनी से। एलिजाबेथन इंग्लैंड के वो एक बड़े दरबारी थे, सैनिक भी और कवि भी। जो हमें पढ़ने को मिला है उसके हिसाब से 3 बड़े काम उनके मशहूर हैं: आर्केडिया, द डिफेंस ऑफ पोएजी, और जाहिर है एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, जिसे अंग्रेजी का पहला बड़ा सोनेट साइकिल माना जाता है ना? हाँ, बिल्कुल, पहला माना जाता है। और उनका दौर, जिसे हम मोटे तौर पर रेनेसा और रिफॉर्मेशन 1510 से 1620 कह सकते हैं, वो बड़ी बौद्धिक और धार्मिक उथल-पुथल का समय था। इटली से जो रेनेसा की लहर उठी, वो पुराने ग्रीस और रोम के ज्ञान को फिर से सामने ला रही थी। और प्रिंटिंग प्रेस आ गया था, पहले गुटेनबर्ग, फिर इंग्लैंड में कैक्सटन, तो विचारों का फैलना बहुत तेज हो गया था। हाँ, तेजी आई होगी। बिल्कुल। और पेट्रार्क जैसे इतालवी कवियों का असर बढ़ रहा था। उनके सोनेट, जो अक्सर प्रेम और मतलब इंसानी जज्बात की गहराई में उतरते थे। चर्च से नाता तोड़ लिया था, प्रोटेस्टेंटिज्म ऊपर आ रहा था। सिडनी खुद भी, जैसा हमने पढ़ा, पक्के प्रोटेस्टेंट थे। हाँ, थे। तो उनकी पढ़ाई लिखाई, क्लासिक्स, ह्यूमैनिज्म, प्रोटेस्टेंट विचार और वो दरबारी जिंदगी का तजुर्बा सब उनकी लेखनी में झलकता है। उन्हें लगता था कि उस दौर की जो वाक्पटुता थी, मतलब लिखने बोलने का जो स्टाइल था, वो अक्सर बनावटी होता था, सच्ची भावनाओं के आड़े आता था। और देखिए, यहीं एस्ट्रोफेल एंड स्टेला का पहला सोनेट बहुत दिलचस्प हो जाता है। ये पेट्रार्कन स्टाइल में है, मतलब 14 लाइनें, ऑक्टेव यानी पहली 8 लाइनें, फिर सेस्टेट यानी बाद की 6 लाइनें। हालांकि सिडनी ने तुकबंदी यानी राइम स्कीम अंग्रेजी वाली रखी, ए बी ए बी ए बी, सी डी सी डी ई ई, और मीटर में भी थोड़े हेरफेर किए। कभी कभी आयम्बिक हेक्सामीटर यानी 12 सिलेबल वाली लाइनें भी इस्तेमाल की। अच्छा, तो सोनेट शुरू कैसे होता है? एस्ट्रोफेल जो कवि का एक रूप है, तारा प्रेमी। हाँ, एस्ट्रोफेल, तारा प्रेमी। वो चाहता है कि अपनी प्रेमिका स्टेला यानी तारा के लिए सच्ची कविता लिखे। उम्मीद ये है कि उसकी कविता पढ़कर स्टेला उसकी तकलीफ समझेगी, उसे पढ़ेगी और शायद उस पर तरस खाकर उसे अपनी कृपा या ग्रेस दे दे। पहली लाइन ही है, लविंग इन ट्रूथ एंड फेन इन वर्स माई लव टू शो। बिल्कुल, मतलब सच्चाई से प्यार करते हुए कविता में अपना प्यार दिखाना चाहता हूँ। और ऑक्टेव यानी पहली 8 लाइनों में यही जद्दोजहद साफ दिखती है।
वो अपने गम को ब्लैकेस्ट फेस ऑफ वो को कहने के लिए सही शब्द ढूंढ रहा है। दूसरों की रचनाएं अदर्स लीव्स देख रहा है प्रेरणा के लिए, पर शब्द जैसे अटक रहे हैं, आ नहीं रहे। यहां असली टक्कर है इन्वेंशन यानी मौलिकता और स्टडी यानी सीखी हुई नकल या ज्ञान, इनके बीच। सिडनी के जमाने में दरबारी होने का मतलब था एक खास अंदाज अपनाना। स्प्रेजातूरा कहते थे उसे, मतलब बड़ी मेहनत से सीखी कला को ऐसे दिखाना जैसे वो बिल्कुल सहज हो, बिना कोशिश के। अच्छा, तो वो भी एक तरह का दिखावा ही हुआ? हाँ, कह सकते हैं, एक कलात्मक दिखावा। एस्ट्रोफिल का ये शुरुआती संघर्ष कुछ वैसा ही है। वो कोशिश कर रहा है पर बात बन नहीं रही। फिर आगे क्या होता है सेस्टेट में? सेस्टेट यानी आखिरी 6 लाइनों में तो जैसे वो हार मान लेता है। वो अपनी कलम को कोस रहा है, बाइटिंग माई ट्रूएंट पेन, खुद पे झुंझला रहा है कि कुछ अपना मौलिक नहीं निकल रहा। कहता है कि कल्पना, इन्वेंशन, जो कुदरत की बेटी है, वो सौतेली माँ, स्टडी यानी सीखी पढ़ी बातों के डर से भाग गई है। वाह! दूसरों के रास्ते, दूसरों के तरीके उसे अपने लिए बिल्कुल बेगाने लगते हैं। मतलब पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है वो। फिर रास्ता कहाँ से मिला? रास्ता मिलता है बिल्कुल अंत में, म्यूज के जरिए, प्रेरणा की देवी। जब एस्ट्रोफिल पूरी तरह पस्त है, उसकी म्यूज उससे कहती है, फूल, सेड माई म्यूज टू मी, लुक इन द हार्ट एंड राइट। मूर्ख, अपने दिल में झांको और लिखो। बिल्कुल, संदेश एकदम साफ है। सच्ची कविता बाहर से उधार लेने या दिमागी कसरत से नहीं आएगी, वो अंदर से आएगी, अपने दिल की सच्ची आवाज सुनने से। तो ये सिर्फ प्रेम कविता का नुस्खा नहीं रहा फिर? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो सच्ची कलात्मक अभिव्यक्ति का ही मूल मंत्र बन गया। तो ये पहला सोनेट एक तरह से पूरे संग्रह के लिए मंच तैयार कर देता है। वो सारे द्वंद्व जो आगे दिखने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। प्यार और फर्ज, इच्छा और विवेक, बनावट और सच्चाई, ये सब तनाव आगे दिखते हैं। ये सोनेट दिखाता है कि कैसे 16वीं सदी का एक कवि अपनी निजी भावनाओं और उस जमाने की साहित्यिक परंपराओं के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा था। बाहरी दुनिया की उम्मीदें, दरबार, लिखने के नियम और अंदर की सच्चाई, दिल की आवाज, इनके बीच का संघर्ष ये आज भी कितना जाना पहचाना लगता है ना। सलीक कहा। तो सोचने वाली बात ये रह जाती है कि क्या कला या कोई भी सच्ची अभिव्यक्ति हमेशा बाहरी असर और भीतरी आवाज के बीच एक कश्मकशी होती है? और आज के इस शोर भरे वक्त में हम अपनी दिल की आवाज को कैसे पहचानें और ईमानदारी से सामने रखें, इस पर जरूर सोचेगा। तो आज हम सर वॉल्टर रैले के जीवन और उनकी एक बहुत ही खास कविता द पैशनेट मैन्स पिलग्रिमेज पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, वही रैले जो महारानी एलिजाबेथ प्रथम के मतलब पसंदीदा दरबारी थे, खोजकर्ता भी, कवि भी। बिल्कुल। लेकिन फिर राजा जेम्स प्रथम के आने पर किस्मत पलट गई और उन्हें कैद कर लिया गया। हमारे पास श्रिया पांडे के कुछ एकेडमिक नोट्स हैं। इनमें रैली की जिंदगी, उस दौर की कविता और खासकर इस नज्म का बहुत अच्छा विश्लेषण है। तो चलिए इन्हीं नोट्स के सहारे इसे समझते हैं। हाँ, और ये कविता इसलिए भी खास है क्योंकि रैले ने इसे तब लिखा जब, अब सोचिए, उन पर देशद्रोह का इतना संगीन इल्जाम था और मौत की सजा भी सुना दी गई थी। हाँ, बिल्कुल, सजा सुना दी गई थी। हालांकि बाद में वो उम्र कैद में बदल गई, पर यह कविता उसी मुश्किल, उसी नाटकीय दौर की आवाज है, लंदन के टावर से। जाहिर है रैले का जीवन 1554 1618 काफी मतलब उतार चढ़ाव वाला रहा। एलिजाबेथ के टाइम में तो वो स्टार थे, 1585 में सर भी बन गए। हाँ, अमेरिका में कॉलोनी बसाने की कोशिशें, स्पेनिश आर्माडा से लड़ाई में भी उनका नाम आता है। लेकिन जैसे ही जेम्स प्रथम आए, खासकर वो गुयाना वाला अभियान जो फेल हुआ, हाँ, वो सोने की खोज वाला, हाँ, उसके बाद तो बस मुश्किलें बढ़ती गईं। 1603 में कैद और फिर आखिर में 1618 में फांसी। सही। अच्छा, उस दौर की अगर एलिजाबेथन कविताओं की बात करें तो उनमें आमतौर पे क्या मिलता था? जैसे प्यार, प्रकृति, हाँ, गांव का जीवन, सीधी सादी भाषा। ये पेट्रार्कन सोनेट जैसी जटिल नहीं होती थी, है ना? बिल्कुल नहीं, भाषा की सादगी थी। हाँ। और एक और दिलचस्प चीज थी, वो स्प्रंग रिदम। स्प्रंग रिदम, ये क्या था? ये एक तरह की अनियमित लय थी। मतलब शब्दों का वजन जैसे अचानक बदलता हो। अच्छा। हाँ, जैसे 2-3 जोर वाले सिलेबल के ठीक बाद बिना जोर वाले आ जाएं। कविता की पहली ही लाइन है ना, हाँ। गिव मी माई स्कैलप शेल ऑफ क्वाइट, उसमें ये महसूस होता है। दिलचस्प है। शायद रैले के मन की उथल पुथल दिखाता हो सकता है। चलिए
अब सीधे कविता पर आते हैं, द पैशनेट मैन्स पिलग्रिमेज, जो 1604 में छपी। ये एक तीर्थ यात्रा की तरह शुरू होती है, जहां रैलिए शांति के लिए स्कैल्प शेल मांगते हैं, वो सीप का खोल। हाँ, जो जमाने में तीर्थयात्री रखते थे, और विश्वास के लिए एक लाठी, ये सब धार्मिक सिंबल हैं। तो वो इन प्रतीकों से क्या जताना चाह रहे थे? अपनी वफादारी, अपनी पवित्रता? बिल्कुल, वो खुद को एक सफेद पामर कहते हैं, यानी एक निर्दोष तीर्थयात्री, और अपनी बेगुनाही का दावा करते हैं। और स्वर्ग की कल्पना भी करते हैं, बॉल ऑफ ब्लिस, मिल्कन हिल। हाँ, जहां आत्मा को सुकून मिलेगा। ये थोड़ा व्यंग्यात्मक भी लगता है, क्योंकि असल जिंदगी में तो वो सोना ढूंढने में नाकाम रहे थे और जेल में थे। तो दुनियावी नाकामी के बीच रूहानी सुकून की तलाश। कुछ ऐसा ही, जैसे कह रहे हो कि दुनिया में न्याय नहीं मिला तो स्वर्ग में मिलेगा। कविता में एक जगह वो शरीर को मिट्टी का लिबास कहते हैं, मतलब गाउन्स ऑफ क्ले, और दूसरे तीर्थयात्रियों की सेवा करने की बात करते हैं। नोट्स में डांटे की डिवाइन कॉमेडी का जिक्र है। हाँ, विषय के स्तर पर कुछ समानताएं दिखती हैं। जैसे डांटे ने मौत के बाद आत्मा की यात्रा और न्याय की बात की थी, रेले भी यहाँ कुछ वैसा ही कर रहे हैं। पर नोट्स ये भी कहते हैं कि कविता की लय और तुकबंदी कहीं कहीं बिगड़ जाती है। हाँ, ये एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्या ये जानबूझकर था या वाकई उनकी मानसिक स्थिति ऐसी थी? क्या लगता है? देखिए, अन्ना बियर जैसे विद्वान मानते हैं कि शायद दोनों बातें थी। हो सकता है कैद में रैले की भाषा पर वो पकड़, वो कंट्रोल कमजोर पड़ रहा था, पर साथ ही वो बहुत होशियारी से, धार्मिकता का एक मुखौटा पहनकर अपनी राजनीतिक सच्चाई और वफादारी साबित करने की कोशिश भी कर रहे थे। तो ये उनकी लाचारी भी थी और एक तरह की रणनीति भी। हाँ, बिल्कुल। कविता के आखिर ने वो स्वर्ग के न्याय पर आते हैं, जहां कोई भ्रष्ट दरबारी नहीं और ईसा मसीह खुद वकील है। क्राइस्ट इज द किंग्स अटर्नी। ये तो सीधा सीधा उस दरबारी सिस्टम पर निशाना है जिसने उन्हें बनाया और फिर गिरा दिया। साफ तौर पर अपनी ईमानदारी का बचाव कर रहे हैं वो। हाँ, और अंत की पंक्तियां तो और भी ज्यादा नाटकीय हैं। वो सिर कटने वाली बात, वांट अ हेड टू डाइन नेक्स्ट नून, बहुत विभत्स कल्पना है। यहाँ शहादत और सम्मान के विचार जैसे टकरा रहे हैं। ये रैली का एक तरह से पब्लिक स्टेटमेंट है, अपनी सच्चाई और निष्ठा का ड्रामाई प्रदर्शन। नोट्स में एग्जीक्यूशन बैलेट का भी जिक्र है। हाँ, ये उस समय की एक शैली थी, फांसी के वक्त गाए जाने वाले गीत, ताकि लोग उस घटना को, उस व्यक्ति को याद रखें। रैले मानो खुद ही अपना एग्जीक्यूशन बैलेट लिख रहे थे, इतिहास में अपनी कहानी दर्ज कर रहे थे। तो आखिर में ये सब क्या मायने रखता है? रैली की ये कविता सिर्फ एक कैदी की गुहार तो नहीं लगती? बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये उस युग की राजनीति, धर्म और व्यक्तिगत सम्मान की उलझनों का एक आईना है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे मुश्किल हालात में भी, जब जान दांव पर लगी हो, तब भी इंसान शब्दों को कैसे इस्तेमाल करता है। हाँ, अपनी पहचान बनाने के लिए, सत्ता को चुनौती देने के लिए और इतिहास में अपनी एक छाप छोड़ने के लिए। रैले की कलम शायद उनकी तलवार से कम नहीं थी। तो इस पर जरूर सोचिएगा, क्या रैले का ये सारा काव्य प्रदर्शन सिर्फ अपनी बेगुनाही साबित करके राजा की माफी पाने का एक तरीका था, या फिर इसमें उस पूरी दरबारी दुनिया की, जिसने उन्हें अर्श से फर्श पर पहुंचाया, एक गहरी आलोचना भी छुपी हुई थी? नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं 17वीं सदी के एक बेहद दिलचस्प कवि जॉन डन की। जॉन डन, हाँ, उनकी प्रेम कविताएं तो आज भी काफी प्रासंगिक लगती हैं। बिल्कुल, और हमारे पास हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के कुछ नोट्स। इनसे हम डन के जीवन, उनके समय की काव्य परंपराओं और उनकी 3 खास कविताएं, द सनराइजिंग, द कैनोनाइजेशन और द गुड मोरो, इनको समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो चलिए देखते हैं इन स्रोतों में क्या खास हैं और डन की आवाज में ऐसी क्या बात थी जो आज भी हमें खींचती है। तो शुरुआत उनके जीवन और समय से करते हैं ना, ये जानना जरूरी है। बिल्कुल। देखिए, जॉन डन 1572-1631 का जन्म हुआ एलिजाबेथ प्रथम के शासनकाल के अंत में, लेकिन उनकी ज्यादातर कविताएं वो जेम्स प्रथम के समय की हैं, जिसे जैकोबियन एज कहते हैं। अच्छा, 17वीं सदी की शुरुआत। हाँ, और छपी तो उनकी मृत्यु के बाद ही। और उनका जीवन भी तो काफी उतार चढ़ाव वाला रहा है ना। हाँ, बहुत। कैथोलिक परिवार में जन्म, फिर एंग्लिकन बनने का दबाव, फिर वो गुप्त शादी, एन मौर से, जिसके कारण नौकरी गई, सामाजिक प्रतिष्ठा भी। हाँ, और गरीबी भी देखी। फिर राजा जेम्स के दबाव में आकर पादरी बने। उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद उनकी कविताओं में प्रेम के साथ साथ
धर्म और अध्यात्म का रंग और गहरा हो गया। तो ये सारे अनुभव उनकी कविताओं में दिखते होंगे, जाहिर है। निश्चित रूप से ये अनुभव उनकी कविता को एक अलग गहराई देते हैं। उस दौर में प्रेम कविताओं का चलन कैसा था? मतलब डन उसमें कहाँ अलग थे? देखिए, उस समय दो मुख्य धाराएं थीं। एक तो प्लेटोनिक, जिसे पेट्रार्कन भी कहते हैं। उसमें प्रेमिका को देवी जैसा माना जाता था, पवित्र, लगभग अप्राप्य। अच्छा। और दूसरी थी ओविडियन, वो थोड़ी ज्यादा शारीरिक, चंचल प्रेम की बात करती थी। तो डन किस तरफ थे? डन ने पेट्रार्कन आदर्शवाद को सीधी चुनौती दी। उनके लिए प्रेम सिर्फ आध्यात्मिक चीज नहीं थी। वो बेहद निजी, शारीरिक और यथार्थवादी अनुभव था। जहां दूसरे कवि तुम और मैं की बात करते थे, डन हम की बात कर रहे थे। हम, ये दिलचस्प है। हाँ, प्रेमिका को देवी बनाने के बजाय उन्होंने आपसी बराबरी और अंतरंगता पर जोर दिया। ये उस समय के लिए काफी, कह सकते हैं, क्रांतिकारी सोच थी। और इसी अंदाज को शायद मेटाफिजिकल पोएट्री कहा गया। ये क्या है असल में? हाँ, बिल्कुल। बाद में सैमुअल जॉनसन जैसे आलोचकों ने डन और उनके जैसे कवियों के लिए ये शब्द गढ़ा, मेटाफिजिकल, यानी भौतिक से परे। अच्छा। इन कविताओं में दर्शन, धर्म, आत्मा, मृत्यु ऐसे गहरे सवाल उठाए जाते हैं। और इनकी सबसे बड़ी पहचान है कंसीट। कंसीट? हाँ, कंसीट मतलब एक ऐसा बौद्धिक रूपक जो दो बिल्कुल अलग चीजों में एक चौंकाने वाली अप्रत्याशित समानता दिखाता है। जैसे वो प्रकार वाला उदाहरण? बिल्कुल। जैसे डन का प्रेमियों की आत्माओं की तुलना प्रकार के दो पैरों से करना। भाषा भले सीधी सादी लगे, पर विचार और तर्क काफी जटिल होते हैं। समझ गई। तो ये मेटाफिजिकल अंदाज, ये कंसीट, देखते हैं उनकी कविताओं में कैसे आता है। द सन राइजिंग से शुरू करें। हाँ, द सन राइजिंग ये एक ओबार्ड है, यानी सुबह का गीत जी। लेकिन पारंपरिक ओबार्ड से एकदम अलग। कैसे अलग? यहाँ प्रेमी सुबह सुबह सूरज को डांट रहा है, उसे बिजी ओल्ड फूल यानी व्यस्त बूढ़े मूर्ख कह रहा है कि भाई हमारी निजी दुनिया में दखल क्यों दिया, हमारी रात क्यों खराब की। सूरज को डांटना, ये तो बड़ी हिम्मत की बात है। हाँ, और वो दावा करता है कि उसका प्यार मौसमों और समय से परे है। कहता है कि उसकी प्रेमिका में ही दुनिया के सारे खजाने हैं, जैसे इंडीज के मसाले और सोना, सब उसी में समाये हुए हैं। अच्छा। और अंत में सूरज से कहता है कि तुम्हें दुनिया का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, बस हमारे कमरे में चमको, क्योंकि हमारा बिस्तर ही अब ब्रह्मांड का केंद्र है। वाह, प्रेम की ऐसी दावेदारी अद्भुत है। हालांकि कुछ आलोचक इसमें थोड़ी, कह सकते हैं, पुरुषवादी सोच भी देखते हैं, जहां प्रेमिका दुनिया की सारी चीजों का प्रतीक बन जाती है। ये दृष्टिकोण है। चलिए अब द कैनोनाइजेशन पर आते हैं। इसका नाम तो ऐसा लगता है जैसे प्रेमियों को संत बनाया जा रहा हो। बिल्कुल सही समझा, वही बात है। यहाँ प्रेमी दुनिया के आलोचकों से कहता है कि हमें बस प्यार करने दो। अरे भाई, हमारे प्यार से किसी का क्या बिगाड़ा है। कविता का केंद्रीय कंसीट यही है कि उनका प्यार इतना पवित्र है, इतना असाधारण, कि मरने के बाद उन्हें प्रेम का संत, कैनोनाइज्ड फॉर लव, माना जाना चाहिए। प्रेम का संत? हाँ, इसके लिए वो मक्खी, मोमबत्ती, चील, कबूतर और खासकर फीनिक्स पक्षी जैसे कई रूपक इस्तेमाल करता है। फीनिक्स? वो जो राख से जी उठता है? वही। तो फीनिक्स की तरह प्रेमी मरते हैं और फिर जी उठते हैं। यहाँ मरने शब्द पर श्लेष है, मतलब पन है। अच्छा, दोहरा अर्थ। हाँ, एक अर्थ शारीरिक मिलन का चरम भी है। कविता कहती है कि अगर इतिहास उन्हें भुला भी दे तो उनकी प्रेम कविताएं, उनके सोनेट्स ही उनके स्मारक बनेंगे और भविष्य के प्रेमी उनसे प्रेरणा लेंगे। प्रेम को इतना ऊंचा दर्जा देना, लगभग धर्म जैसा, ये तो कमाल है। हाँ, ये प्रेम को एक तरह से आध्यात्मिक ऊंचाई देना है, उसे दुनियावी आलोचनाओं से परे ले जाना है। अब बात करते हैं द गुड मॉरो की। ये भी सुबह का गीत है। हाँ, ये भी एक ओबार्ड है, पर इसका मूड थोड़ा अलग है। इसमें वो विस्मय है, वो आश्चर्य है, जो पहली बार सच्चा प्यार अनुभव करने पर होता है। अच्छा। प्रेमी सोचता है कि इस प्यार से पहले हम क्या कर रहे थे? क्या हम बच्चे थे या 7 सोने वालों की गुफा, 7 स्लीपर्स डेन में सो रहे थे? अब जाकर उनकी आत्माएं जागी हैं। उनका आपसी प्यार इतना पूरा है, इतना आत्मनिर्भर, कि उनका एक छोटा कमरा ही सारी दुनिया बन गया है। एक छोटा कमरा ही सारी दुनिया। हाँ, और वो दुनिया उन समुद्री खोजकर्ताओं की दुनिया से भी बड़ी है। वे एक दूसरे की आंखों में अपनी दुनिया देखते हैं, अपने चेहरे देखते हैं। और वो गोलार्ध वाली बात, हाँ,
उनके चेहरे दौड़ से गोलार्ध बन जाते हैं, जिनमें दुनिया के नक्शों की तरह न कोई कठोर उत्तर है, न कोई ढलता पश्चिम, मतलब कोई कमी नहीं, कोई अंत नहीं। उनका प्यार इतना संतुलित है, मिक्स्ड इक्वली, कि वो कभी खत्म नहीं हो सकता, कभी मर नहीं सकता। यहाँ भी डाय पर वही दोहरा अर्थ है। बिल्कुल, यहाँ भी शरीर और आत्मा का संगम है, और प्रेम की अमरता का दावा। तो कुल मिलाकर जॉन डन की कविता वो बुद्धि, भावना, यथार्थ और आध्यात्मिकता का एक बहुत ही अनोखा मिश्रण पेश करती है। सही कहा। वो प्रेम को सिर्फ महसूस नहीं करते, उस पर सोचते हैं, तर्क करते हैं। उनकी कविताएं पाठक को सोचने पर मजबूर करती हैं, चुनौती देती हैं। वे प्रेम को एक बहुत जटिल, बहुस्तरीय अनुभव की तरह दिखाते हैं, जहां शारीरिक और आत्मिक, बौद्धिक और भावनात्मक सब कुछ एक साथ गुंथा हुआ है। वाकई उन्होंने प्रेम को देखने का एक बिल्कुल नया, कह सकते हैं, बौद्धिक नजरिया दिया। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि आज के दौर में जब हम हर तरफ प्रेम की इतनी बातें सुनते हैं, इतनी छवियां देखते हैं, क्या कला और साहित्य में हमें डन जैसी वो बौद्धिक गहराई और वो भावनात्मक ईमानदारी का मेल अब भी देखने को मिलता है? ये एक अच्छा सवाल है। इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। आज हम जॉन मिल्टन की मशहूर रचना पैराडाइज लॉस्ट और खासकर इसकी पहली किताब पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हमारे पास कुछ अकादमिक लेख और नोट्स है जो मिल्टन, उनके ज़माने और इस महाकाव्य की गहराइयों को समझने में मदद करते हैं। कोशिश रहेगी कि इस जानकारी के भंडार से सबसे अहम बातें निकालें। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक कविता नहीं है, ये तो 17वीं सदी के इंग्लैंड के धार्मिक, राजनीतिक, बौद्धिक माहौल का एक तरह से आईना है। हम देखेंगे कि मिल्टन ने बाइबल की कहानी को कैसे वो शास्त्रीय महाकाव्य जैसे होमर या वर्जिल की रचना है, उस परंपरा में ढाला। तो मिल्टन की बात करते हैं। इन नोट्स में उनके कैम्ब्रिज में पढ़ने, कई भाषाएं जानने का जिक्र है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो सिर्फ कवि नहीं थे, बल्कि अपने समय की राजनीतिक और धार्मिक बहसों में भी काफी मुखर थे। उन्होंने राजा चार्ल्स प्रथम की फांसी का समर्थन करते हुए पैम्फलेट तक लिखे। ये एक कवि के लिए काफी उग्र विचार लगते हैं, है ना? हाँ, मिल्टन के विचार बहुत दृढ़ थे। वो प्यूरिटन यानी शुद्धतावादी आंदोलन से गहरे प्रभावित थे और मानते थे कि चर्च, चाहे कैथोलिक हो या इंग्लैंड का चर्च, वो अपने रास्ते से भटक गया है। उनका मानना था कि सच्ची धार्मिकता व्यक्तिगत होती है। करीब 20 साल उन्होंने गद्य लिखने में लगाए, जो चर्च और राजनीतिक जुल्म के खिलाफ थे। तो पैराडाइज लॉस्ट को समझने के लिए उनकी इस पृष्ठभूमि को जानना जरूरी है। बिल्कुल। और उन्होंने इसे महाकाव्य बनाने का फैसला किया। ये दस्तावेज बताते हैं कि ये एक सोचा समझा कदम था। पहले वो राजा आर्थर पर कुछ लिखना चाहते थे। सही कहा। उस जमाने में महाकाव्य को कविता का सबसे ऊंचा दर्जा प्राप्त था। मिल्टन इंग्लैंड के महान कवि बनना चाहते थे। जब आर्थर की कहानी पर शक हुआ, ऐतिहासिकता पर, तो उन्होंने इंसान के पतन की कहानी चुनी। उन्होंने महाकाव्य के पारंपरिक तत्व इस्तेमाल किए, जैसे सरस्वती का आह्वान, कहानी को सीधे घटनाक्रम के बीच से शुरू करना, जिसे इन मीडियाज रेस कहते हैं, और विस्तृत तुलनाएं, जिन्हें महाकाव्य उपमाएं कहा जाता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा बदलाव है। उन्होंने वीरता की परिभाषा बदल दी। मिल्टन के लिए असली हीरो वो नहीं जो युद्ध लड़े, अच्छा, हाँ, बल्कि वो जो आध्यात्मिक संघर्ष करे, ईश्वर के प्रति वफादार रहे और सच के लिए कष्ट सहे। ये उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण था। चलिए अब पहली किताब पर आते हैं। मिल्टन शुरू में ही अपना इरादा साफ कर देते हैं, ईश्वर के तरीकों को इंसानों के सामने सही ठहराना, और इसके तुरंत बाद हम खुद को नरक में पाते हैं। एकदम से, बिल्कुल। कहानी शैतान और उसके बागी साथियों के स्वर्ग से निकाले जाने के ठीक बाद शुरू होती है। नरक का वर्णन तो गजब का है। एक जलती हुई झील जहां आग रोशनी नहीं बल्कि दृश्यमान अंधकार पैदा करती है, मतलब वो अंधेरा जिसे देखा जा सके। वाह, दृश्यमान अंधकार। हाँ, ये निराशा और कभी न खत्म होने वाले दर्द की जगह है। यहीं पर शैतान का मशहूर किरदार सामने आता है। वो हारा हुआ है, तकलीफ में है, लेकिन उसका अहंकार और बगावत जरा भी कम नहीं हुई। उसके संवाद बहुत असरदार हैं, जैसे दिमाग अपनी जगह खुद बना लेता है। वो नर्क को स्वर्ग और स्वर्ग को नर्क बना सकता है। हाँ, और वो वाला स्वर्ग में सेवा करने से बेहतर है नरक में राज करना। बहुत शक्तिशाली पंक्तियां हैं। बिल्कुल। शैतान इस पहली किताब का सबसे यादगार और कह सकते हैं पेचीदा किरदार है। मिल्टन उसे एक दुखद नायक जैसा दिखाते हैं,
जिसका पतन उसके भयानक घमंड मतलब प्राइड की वजह से हुआ। वो एक करिश्माई नेता है जो अपने गिरे हुए साथियों में फिर से जोश भरता है, लेकिन उसकी सारी बहादुरी और भाषणबाजी आखिर में बुराई और तबाही के लिए ही है। उसका साथी बीलज़ेबब थोड़ा ज्यादा व्यवहारिक है, जो शैतान के तेज गुस्से के सामने एक संतुलन लाता है। वो ये भी समझता है कि उनका अमर होना अनंत पीड़ा का कारण भी हो सकता है। फिर शैतान अपने साथियों को इकट्ठा करता है। इन नोट्स में गिरे हुए फरिश्तों की लंबी लिस्ट है, मोलोज, बेलियल वगैरह, जिन्हें बाद में धरती पर झूठे देवताओं की तरह पूजा गया, और फिर वो पैंडेमोनियम बनाते हैं। हाँ, ये लिस्ट दिखाती है कि मिल्टन कैसे पुरानी कहानियों के देवताओं को अपनी ईसाई सोच में शामिल करते हैं। मतलब ये देवता असल में गिरे हुए फरिश्ते हैं। पैंडेमोनियम यानी सभी राक्षसों की जगह नरक की राजधानी है। इसे मैमन और मिल्सिबर, जिसे पुरानी कथाओं में वल्कन कहते हैं, जैसे फरिश्तों ने फौरन बना दिया। मैमन जो स्वर्ग में भी सोने के फर्श पर ज्यादा ध्यान देता था, है ना? वही, बिल्कुल। तो ये पैंडेमोनियम दुनियावी शान शौकत का प्रतीक है, पर अंदर से खोखला है। सबसे दिलचस्प यह है कि इतने बड़े हॉल में फिट होने के लिए फरिश्तों का मधुमक्खियों या बौनों की तरह सिकुड़ जाना, ये उनके पतन और गिरावट को दिखाता है। सांसारिक शक्ति पर मिल्टन का एक तीखा व्यंग्य है। मिल्टन की उपमाएं भी कमाल की हैं, जैसे शैतान की ढाल गैलीलियो के देखे चांद जैसी। हाँ, या गिरे हुए फरिश्ते पतझड़ के पत्तों या टिड्डियों के दल जैसे। स्रोत बताते हैं कि गैलीलियो वाला संदर्भ उस समय कितना नया रहा होगा। ये महाकाव्य उपमाएं मिल्टन की पहचान है। ये सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, बल्कि गहरे मतलब रखती हैं। अक्सर पुरानी कहानियों और बाइबल के विषयों को जोड़ती हैं और बड़ी-बड़ी बातों को ठोस उदाहरणों से समझाती हैं। यह हमें कहानी के विशाल पैमाने का एहसास कराती हैं। तो पैराडाइज लॉस्ट की पहली किताब हमें मिल्टन की सोच की उड़ान, शैतान के जटिल किरदार और नरक के एक न भूलने वाले मंजर से मिलवाती है। ये सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि ताकत, बगावत, घमंड और ईश्वर के इंसाफ पर एक गहरा विचार है। निश्चित रूप से। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, बुराई में इतना आकर्षण क्यों हो सकता है? क्या शैतान अपनी सारी कमियों के बावजूद कुछ हद तक नायक है, जैसा कुछ आलोचकों ने कहा है? या मिल्टन ने जानबूझकर उसे इतना आकर्षक बनाया ताकि पाठक बुराई के लालच को समझें और उसका विरोध करना सीखें? ये सवाल तो सदियों से पाठकों को उलझाते रहे हैं। बिल्कुल, और मिल्टन की प्रतिभा का यही प्रमाण है। बेशक ये जानने के लिए कि इस बगावत का असर इंसानों पर कैसे पड़ता है, उसके लिए तो हमें आगे पढ़ना होगा।